हेलो एवरीवन, आरआरबी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट है आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, यानी कि प्रशीतन एवं वातानुकूलन, जो कि मैकेनिकल सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है। इसमें सेकेंड चैप्टर है वाष्प संपीड़न निकाय, वेपर कंप्रेशन सिस्टम और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यह आधुनिक समय में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक कई क्षेत्रों में किया जाता है। यह जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल थी उसका मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको सीओटी अधिक मात्रा में मिलती है। इसका कार्य करना इसके द्वारा सरल होता है और ये जो आपका इसका आकार जो होता है वो भी छोटा होता है। इस तरह से ये आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एयर रेफ्रिजरेशन इसकी सिस्टम की तुलना में अच्छा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये होता क्या है एयर कंप्रेशन, ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। इसमें आप ये देखिए, यहाँ पे आपके चार निकाय उपयोग में आए हैं: संपीड़क कंप्रेशन, संघनित्र, कंडेंसर, अवरुद्ध वाल्व, थ्रोटलिंग वाल्व, वाष्पित्र, इवेपोरेटर, ठीक है। ये चारों कंपोनेंट के थ्रू जो वर्किंग मैकेनिज्म होता है उसको टीवी, टीएस और टीएच चार्ट पे दर्शाया गया है। 1 से 2 प्रोसेस जो है, यहाँ से 1 से 2 प्रोसेस, यहाँ पे मैं राइट कर दे रहा हूँ। जो ये 1 से 2 प्रोसेस है संपीड़क में, 2 से 3 जो प्रोसेस है आपका संघनित्र यानी कि कंडेंसर में, 3 to 4 आपके अवरुद्ध वाल्व यानी कि थ्रोटलिंग वाल्व में, और 4 to 1 आपके इवेपोरेटर या वाष्पित्र में होता है, ठीक है। 1 से 2 जो आपको निम्न ताप की प्रशीतक है उसको उच्च ताप एवं दाब पर जो आपका रेफ्रिजरेंट यानी प्रशीतक है उसको भेजा जाता है, यानी 1 से 2 में, ठीक है। ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है 1 से 2 संपीड़क में। 2 से 3 संघनित्र यानी कि कंडेंसर में, इसमें एक कूलेंट को प्रवाहित किया जाता है, यहाँ पे प्रवाह हो रहा है, एंट्री हो रही है और यहाँ पे निष्कासित हो रही है। इसमें कूलेंट के माध्यम से कांस्टेंट प्रेशर पे आपका ऊष्मा का परित्याग होता है संघनित्र में, ठीक है। तो ये इससे निकलने वाला जो प्रशीतक होता है वो उच्च दाब का द्रव प्रशीतक होता है। फिर 3 to 4 में, यानी कि ये 3 to 4 वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और आपका जो प्रेशर है वो कम हो रहा है, ठीक है। 3 to 4 प्रेशर कम हो रहा है। ये आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है। इसमें इंथैल्पी जो है वो समान होती है और जो प्रशीतक है वो निम्न दाब पर आपको मिलता है, जो कि द्रव और वाष्प दोनों का सम्मिलित रूप से यहाँ पे मिलता है, ठीक है। ये 4 to 1 आपका इवेपोरेटर में यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है 4 to 1 में, जिसमें आपके वाष्पित्र में ब्राइन होता है जिसका यहाँ पे प्रवेश किया गया है, यहाँ पे निष्कासन किया गया है। इसकी सहायता से आपका ऊष्मा का निष्कासन होता है। पुनः यह प्रक्रिया 1 से 2 में संपीड़क, उसके बाद संघनित्र, ऐसे ये आपकी साइकिल चलती रहती है। ये साइकिल कहलाती है वेपर रेफ्रिजरेशन कंप्रेशन सिस्टम। ये पीवी डायग्राम पे इन चारों प्रोसेस को ऐसे शो किया गया है 1 2 3 4 से। जो आपका 1 से 2 है वो शुष्क संपीड़न है, ठीक है, यानी कि ये अतितप्त अवस्था में जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है वो मिलता है। ये जो 1 से 2 है वो नम संपीड़क है, वहाँ पे आपको सैचुरेटेड, ये आपका जो लाइन है संतृप्त द्रव रेखा है, ये संतृप्त वाष्प रेखा है। तो 1 से 2 जो आपका कंप्रेशन या संपीड़न हुआ है वो कहलाती है नम संपीड़न, ठीक है। इसी तरीके से इसे पीएच चार्ट में इस तरह से शो किया गया है 1 2 3 4। जो आपके 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होते हैं, 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन होता है इवेपोरेटर में। तो इन चारों प्रक्रियाओं को क्रमशः टीवी, टीएस और पीएच चार्ट पे दर्शाया गया है, ठीक है। अब इसके वर्किंग के दौरान कुछ आपको समीकरण मिलते हैं, जैसे कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो लिखी गई है यहाँ पे। इस समीकरण की सहायता से आपको संपीड़क, संघनित्र, अवरुद्ध वाल्व, वाष्पित्र में जो आपका क्रमशः
कार्य जो किया जाएगा या जो हीट मिलती है यानी कि अवशोषित होती है या जो संघनित में हीट रिजेक्ट होती है उसको इंथैल्पी के फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, संपीड़क में आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है यानी कि जो Q होगा वो 0 होगा क्योंकि इसमें हीट ट्रांसफर 0 रहेगा और यहाँ से W की वैल्यू मिल जाएगी। ये पोर्शन और ये पोर्शन कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हो गए। ठीक है, इसी तरीके से संघनित में जो हीट रिजेक्टेड है वो H2 - H3 मिलती है। अवरुद्ध वाला क्योंकि आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है तो इस 3 to 4 में जो इंथैल्पी मिलेगी वो सेम रहेगी। वाष्पिक में कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट यानी कि नियत दाब पे उष्मा का अवशोषण यानी कि हीट एब्जॉर्प्शन होता है जिसकी मात्रा H1 - H4 इस स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की सहायता से निकाली गई है। अब बात करते हैं निष्पादन गुणांक की यानी कि COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की। और रेशियो होता है जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया था COP रेशियो होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट यहाँ पे मिलता है ये 4 to 1 ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है। ये है आपका H1 - H4 चूंकि H4 = H3 तो इसको H1 - H3 भी यहाँ पे आपके प्रशीतन प्रभाव के रूप में लिखा गया है। ठीक है, अपॉन कृत कार्य जो कार्य शुष्क जो कार्य संपीड़न के दौरान लगा हुआ है यानी 1 से 2 में जो कार्य मिला है वो वर्क इनपुट जो मिला है वो H2 - H1 है यानी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अभी हो गया यहाँ पे H1 - H3 और जो वर्क इनपुट है H2 - H1। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो COP यानी कि निष्पादन गुणांक मिलता है वो होता है H1 - H3 अपॉन H2 - H1। ठीक, अब बात करते हैं कुछ प्रक्रियाओं की जैसे जो आपके TS डायग्राम में शो की गई है। जैसे कि पहला है आपका अवशीतन। अवशीतन का मतलब होता है ठंडा करना। जैसे कि आपका कोई कंडेंसर है संघनित है, ठीक है, ये 2 से 3 प्रोसेस है। यहाँ पे संघनित में ये 2 से 3 गैस है। उसके बाद अवशीतन यानी कि ये जो आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है संतृप्त द्रव रेखा है उस पर और प्रोसीड करेंगे यानी कि शीतलन होगा। टेम्परेचर अचानक से डाउन जाएगा 3-3 टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है अचानक से यानी कि अवशीतन हो रहा है। इस अवशीतन का निष्पादन गुणांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका यहाँ पे विश्लेषण देखना है कि अवशीतन करने से निष्पादन गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 है। पहले जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो इवेपोरेटर में मिलता था वो होता है H1 - H4। हमने देखा था यहाँ पे वाष्पिक में जो हीट एब्जॉर्ब होता है उष्मा का अवशोषण होता है वो H1 - H4 यानी कि H1 - H4। ठीक, अब अवशीतन करने के पश्चात जो प्रशीतक है 3 पॉइंट पे पहुँचता है फिर यहाँ पे 4 पॉइंट पे पहुँचता है। तो जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो पहले इतना थी, ठीक है, अवशीतन करने पे यानी 3 से 3 पे पहुंचने पे यही रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट यहाँ से यहाँ बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि COP क्या होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, तो जो आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है वो क्योंकि इतना बढ़ जा रहा है तो COP यानी कि ये बढ़ने पे COP भी इंक्रीज करेगा यानी कि जो आपका निष्पादन गुणांक है वो अवशीतन की अवस्था में वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये था अवशीतन जहाँ पे आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे सडन आपका टेम्परेचर डाउन हो रहा था यानी 3 से 3 पे टेम्परेचर पहुंच जा रहा था। इसी प्रकार अब बात करते हैं अतितापन की। अतितापन की स्थिति में आपके निष्पादन गुणांक पे क्या प्रभाव पड़ता है। चूंकि ये है 1-1 ये अतितापन अवस्था है यानी कि पहले ये सैचुरेटेड वेपर लाइन पे था इसका अतितापन किया गया। ठीक है, अतितप्त अवस्था में ये 1 पे पहुंचा इसके बाद 1 से 2 आपका कंप्रेशन होगा। तो बिना आपके इसके अतितापन किए हुए आपका जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट था इतना मिल रहा था यानी कि यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अतितापन कर दिए यानी यहाँ से यहाँ पहुँच गए तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना मिलेगा इतना मिलेगा यानी कि
रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। लेकिन होता क्या है कि आपका जो वर्क इनपुट है पहले यहाँ से इतना होता था, जब इसका अतितापन नहीं किया गया तो जो आपका वर्क इनपुट है यहाँ से यहाँ आपका शो होगा, लेकिन अतितापन की अवस्था में जो आपका वर्क इनपुट है 1 से 2 में मिलेगा। यानी कि आपका जो वर्क इनपुट है वो भी अतितापन के कारण बढ़ जा रहा है। क्योंकि अतितापन की अवस्था में ये आपका वर्क इनपुट ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे COP जो होगी डिक्रीज होगी, यानी कि COP में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होगा वो उसमें कमी आती है। ये था अतितापन, यानी कि ये 1 से ये आपका जो यहाँ पे है 1 से 1 जो है आपकी अतितापित अवस्था है, जिसके कारण रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा था, लेकिन साथ में ही जो वर्क इनपुट है वो अधिक मात्रा में बढ़ जा रहा था, जिसके कारण इस रेशियो से देख रहे थे COP का मान कम हो जा रहा था, यानी कि जो निष्पादन गुणांक था उसमें कमी आ रही है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपका वास्तविक वाष्प संपीड़न निकाय, एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम। इसमें होता क्या है कि जो आपका 1 से 2 से 3 ये 1 2 3 प्रोसेस है आपकी इवेपोरेटर में होती है, 3 to 8 यहाँ पे आपके कंप्रेसर में होता है, 8 to 11 ये जो है आपका ये आपके कंडेंसर संघनित में होता है, और 11 से 1 जो आपका थ्रोटलिंग वाल्व होता है अरुद्ध वाल्व के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें अंतर ये आता है, इसके पहले जो आपका कंप्रेसर था वो आइसेंट्रोपिक था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कंप्रेशन हुआ है यहाँ से यहाँ वो न तो आपका आइसेंट्रोपिक है न ही पॉलीट्रोपिक है। इसके अलावा जो आपका प्रेशर है, ठीक है, वो भी कम होता है। जैसे कि यहाँ पे अतितप्त अवस्था में यहाँ पे आया, ठीक है, तो ये प्रेशर डाउन हो गया, यहाँ भी प्रेशर डाउन हो रहा है, तो वास्तविक जो दाब होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है इस वास्तविक वाष्प संपीड़न निकाय में। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे ये देखिए यहाँ 8 to 11 ये आपके कंडेंसर यानी संघनित में हो रहा है, यानी कि थ्रोटलिंग वाल्व में जाने से पहले जो प्रशीतक है उसका अवशीतन हो रहा है। ठीक है, सबकूलिंग हो रहा है 10 to 11 ये हो रहा है आपके ये कंडेंसर यानी संघनित में। इसी प्रकार कंप्रेसर में जाने से पूर्व जो आपका प्रशीतक है वो अतितप्त अवस्था में बदल जा रहा है। जो एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम है उसमें कई सारे परिवर्तन है, जैसे ये प्रोसेस ना तो पॉलीट्रोपिक है ना एडियाबैटिक है। ठीक है, सबकूलिंग हो जा रही है, थ्रोटलिंग वाल्व में जाने से पहले सुपर हीटिंग हो जा रही है, अतितापन की अवस्था मिल रही कंप्रेसर में जाने से पहले। ठीक है, और जो इस तरह से जो आपको विभिन्न अवस्थाएं मिलती हैं जो कि वास्तविक वाष्प संपीड़न निकाय में जो सैद्धांतिक वाष्प संपीड़न निकाय से था उसमें डिफरेंस आता है। तो ये दोनों डिफरेंट होते हैं सैद्धांतिक और वास्तविक वेपर कंप्रेशन सिस्टम में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।